हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस की। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? दोज रिएक्शंस इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेकंड पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 2। क्लियर? ये डेफिनेशन हो गई। रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। 2A गिव्स प्रोडक्ट, इनिशियल कंसंट्रेशन अपने पास स्मॉल है, प्रोडक्ट कितना होगा अभी नहीं होगा। कंसंट्रेशन एट टाइम टी कितनी हो जाएगी? A माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा? x। अगर बात करते हैं यहां पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? माइनस डी A माइनस एक्स अपॉन डी टी। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट अ गिवन इंस्टेंट कंसंट्रेशन A माइनस एक्स। क्लियर? ये रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? रिएक्टेंट की इंस्टेंट कंसंट्रेशन A माइनस एक्स के पावर 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर? सिंपल सी डेफिनेशन थी अपने पास सेकंड ऑर्डर की कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेकंड पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ से अपन ने रेट ऑफ रिएक्शन को लिख दिया कंसंट्रेशन की पावर 2। क्लियर? अब यहाँ से अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। माइनस डी A माइनस एक्स अपॉन डी टी, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? प्लस डी एक्स अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं। क्लियर? ये तो कांस्टेंट अपने पास, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। या मैं कहता हूँ विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट भी डिफाइन कर सकते थे इस रेट ऑफ रिएक्शन को। कैसे? प्लस डी एक्स अपॉन डी टी। क्लियर? यहाँ पे अपने पास डी एक्स अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें, इक्वल के A माइनस एक्स की पावर 2। क्लियर है? अब ये अपने पास क्या है? डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी की अगर बात करते हैं, एनसीईआरटी में डेरिवेशन केवल जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के हैं। सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर एनसीईआरटी में नहीं है। इट मींस जो अपने पास सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर होगा, सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर, इनके जो डेरिवेशंस है वो किसी काम के नहीं अपने पास। सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर केवल किसके लिए काम किया अपने पास? कंपटीशन के लिए, यानी नीट के लिए और जेई के लिए। क्लियर है? तो हम इसको स्किप कर सकते हैं, इसके डेरिवेशन को डायरेक्ट रिजल्ट भी याद कर सकते हैं, और अगर आपको डेरिवेशन करना है तो कर सकते हैं। केवल क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, A माइनस एक्स को नीचे लेके आना है, यानी मैं कह दूं डी एक्स अपॉन A माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू के डी टी। केवल यहाँ इंटीग्रेट करना है। जैसे इंटीग्रेट करेंगे अपने पास आंसर क्या आ जाएगा? के इक्वल्स टू 1 अपॉन टी 1 अपॉन A माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन A। ये अपने पास आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, लेकिन ये इंटीग्रेशन अपने किसी काम का नहीं है। तो अपने को डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है कि रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज के इक्वल्स टू 1 अपॉन टी A माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन A।
क्लियर है? ये किसके लिए हो गया? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अगर बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस। प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी अपने पास क्या है? हाफ लाइफ टाइम, टी हाफ। तो टी इक्वल्स टू टी हाफ पे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या लिखेंगे बोलो? एक्स इक्वल्स टू ए बाई टू। केवल वैल्यूज पुट करनी है अपने पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में। मैं पुट कर रहा हूं k इक्वल्स टू 1 टी की जगह टी हाफ, 1 ए माइनस एक्स की जगह कितना पुट करना है? ए बाई टू माइनस 1 ए। सॉल्व करें इसको, ये मैंने लिख दिया टी हाफ, ये 1 में k, ए माइनस ए बाई टू कितना आ गया? ए बाई टू माइनस 1 ए। क्लियर है? ये टू ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 ए माइनस 1 ए। तो रिमेनिंग क्या रहेगा? रिमेनिंग क्या रहेगा? टी हाफ इक्वल्स टू 1 के, ये हो गया 1 ए, या मैं कह दूँ टी हाफ इक्वल्स टू 1 के ए। ये अपने पास हो गया हाफ लाइफ पीरियड, किसके लिए? फॉर सेकेंड ऑर्डर। क्लियर? हाफ लाइफ टाइम आ गया अपने पास किसका? सेकेंड ऑर्डर का। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भी आ गई और हाफ लाइफ टाइम भी आ गया। अब बात करते हैं अपन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो यहां से अपन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। k इक्वल्स टू क्या हो जाता है? 1 टी हाफ इंटू ए। टी हाफ मीन्स टाइम, ए मीन्स कंसंट्रेशन। टाइम किस में होता? सेकंड में। कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में। ये क्या हो जाता? मोल इनवर्स लीटर और सेकंड इनवर्स। क्लियर है? ये अपने पास हो गई यूनिट ऑफ के। क्लियर? ये अपने पास हो गया सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस। अब बात करते हैं अपन थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस की। ये मैंने लिखा थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन डेफिनेशन क्या हो जाएगी? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 3। क्लियर? 3a gives product initial concentration a, concentration at time t, a minus x, ये x। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट लिख दूं dx अपॉन dt, a माइनस एक्स की पावर 3, प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया, तो dx अपॉन dt इक्वल्स टू k a माइनस एक्स की पावर 3। ये अपने पास हो गया डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इसका इंटीग्रेशन करना है, dx अपॉन a माइनस एक्स का क्यूब इक्वल्स टू k dt। इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा? k t इक्वल्स टू 1/2 a माइनस एक्स की पावर 2 माइनस 1/2
ए स्क्वायर। ये अपने पास हो गया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। क्लियर? अब बात करते हैं अपन किसकी, हाफ लाइफ टाइम, टी हाफ। बोलो, टी इक्वल्स टू टी हाफ मीन्स एक्स इक्वल्स टू ए बाई टू। ये वैल्यूज पुट कर दूं, के टी हाफ इक्वल्स टू 1/2 ए माइनस एक्स की जगह क्या पुट करना है, एक्स की जगह क्या पुट करना है, ए बाई टू स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर। यहां से सॉल्व करो, के टी हाफ इक्वल्स टू क्या गया 1/2 ए माइनस ए बाई टू, तो ए बाई टू का स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर, 1/2 ए स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, 4 का चला जाएगा ऊपर, यहाँ आ गया 4। क्लियर है? माइनस 1/2 ए स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 ए स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर, 2 ए स्क्वायर माइनस हाफ 1 ए स्क्वायर, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा 3/2 ए स्क्वायर। क्लियर? तो टी हाफ कितना आ गया अपने पास, टी हाफ इक्वल्स टू 3/2 के ए स्क्वायर। ये टी हाफ हो गया किसका अपने पास, थर्ड ऑर्डर का। क्लियर? ये अपने पास कंप्लीट हो गई कौन कौन सी, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। क्लियर? अब मैंने कहा हम कंपेयर करते हैं जीरो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को। क्लियर? कंपैरिजन करना है जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थोड़ा सा अपने को याद रखना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो अपने को ये जितने भी ऑर्डर हैं जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनके सबके रिजल्ट्स डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ये अपने को लर्न हो जाएगी, ध्यान रह जाएगी। सबसे पहले अपन बात करते हैं जीरो ऑर्डर। तो डेफिनेशन है रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट की पावर जीरो। यहां क्या हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट की पावर 1। यहां क्या हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट की पावर 2। यहां क्या हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, बोलो क्लियर है? जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन की पावर जीरो, फर्स्ट ऑर्डर में फर्स्ट, सेकंड ऑर्डर में सेकंड, थर्ड ऑर्डर में थर्ड। क्लियर? तो अगर मैं कहता कि अपने को nth ऑर्डर रिएक्शन दे दी, ध्यान से सुनना, क्या दे दी, nth ऑर्डर रिएक्शन, क्या डेफिनेशन ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट? अरे बोलो क्लियर? nth ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन, बोलो बोलो क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर n। कितना समझ में आ गया? किसी भी ऑर्डर की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। बोर्ड्स की अगर बात करें तो 1 मार्क के अंदर डेफिनेशन आती है कि जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर की डेफिनेशन लिखो, लिख सकते हैं। ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट की अगर बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को अपन लिख सकते हैं dx/dt। ये मैं लिख रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अपने पास x अमाउंट है। ये क्या हो जाता, ये डायरेक्ट लिख दूं, इक्वल्स टू k a माइनस एक्स की पावर 0। यहां मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन क्या लिए, स्मॉल a, इनिशियल कंसंट्रेशन स्मॉल a, और एट टाइम t रिमेनिंग कंसंट्रेशन इज a माइनस एक्स। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात करते हैं
तो इंस्टेंट जो कंसंट्रेशन है उसकी पावर 0। ध्यान से देखो, क्या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और nth ऑर्डर की डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन बन सकती है? अरे बोलो, अगर 0 के लिए यहां पावर 0 है तो 1 के लिए क्या हो जाएगा? पावर 1, 2 के लिए पावर 2, 3 के लिए पावर 3, n के लिए पावर n। तो मैं डायरेक्ट यहां लिख दूं dx अपॉन dt इक्वल्स टू k a माइनस एक्स की पावर n। बोलो क्लियर है? फर्स्ट के लिए क्या हो गया? dx अपॉन dt इक्वल्स टू k a माइनस एक्स की पावर 1, dx अपॉन dt इक्वल्स टू k a माइनस एक्स की पावर 2, dx अपॉन dt इक्वल्स टू k a माइनस एक्स की पावर 3। यहाँ तक क्लियर है? को कन्फ्यूजन? पहले अपन ने लिखी डेफिनेशन 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और nth ऑर्डर, फिर लिखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, या मैं कह दूँ डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन फॉर 0, 1, 2, 3 एंड nth ऑर्डर। अब बात करते हैं अपन किसकी? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या लिखी थी अपन ने? के टी इक्वल्स टू R0 माइनस RT। क्लियर है? लेकिन अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन को स्मॉल a और रिमेनिंग कंसंट्रेशन को a माइनस एक्स लिखता हूं, तो ये बचेगा क्या अपने पास? a माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा। तो x, या मैं कह दूं k इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी। ये अपने पास दूसरे फॉर्म के अंदर आ गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। एनसीईआरटी में अगर बात करें तो इस फॉर्म में है, लेकिन अगर इनिशियल कंसंट्रेशन स्मॉल a और रिमेनिंग कंसंट्रेशन a माइनस एक्स कंसीडर कर रहे हैं तो अपने पास फॉर्मूला बनेगा k इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं k इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यहां मैंने dx अपॉन dt ले लिया और यहां पे a माइनस एक्स लिया है, यहां dr बाय dt नहीं लिया है, इसलिए यहां x लिख रहा हूं। क्लियर है? यहां अगर dr बाय dt होता तो यहां अपने पास RT आ जाता और फिर जो फॉर्मूला बनता k इक्वल्स टू R0 माइनस RT अपॉन टी। ये जीरो ऑर्डर का एनसीईआरटी में होता, लेकिन अभी कंसीडर कर रहे हैं अपन कंसंट्रेशन इनिशियल स्मॉल a और रिमेनिंग कंसंट्रेशन a माइनस एक्स। यहां अगर बात करते तो फॉर्मूला क्या हो जाता? k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ध्यान से देखना। ये क्या है? इनिशियल। क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। और बात करें ये क्या है? ये है रिमेनिंग कंसंट्रेशन। क्या है? रिमेनिंग कंसंट्रेशन। क्लियर है? रिप्रेजेंटेशन कुछ भी हो सकता है। तो एनसीईआरटी में अगर बात करते तो R0 अपॉन RT। क्लियर? इनिशियल अपॉन रिमेनिंग। ये अपने पास हो गया फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर की अगर बात करते तो अपने पास फॉर्मूला बना k इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू कर लो 1 अपॉन a माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन a। क्लियर? थर्ड ऑर्डर में अपने पास बन गया k t इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 a माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 a स्क्वायर। क्लियर है? ध्यान से देखना, 0, 1, 2, 3 सबके लिए सिमिलर प्रोसीजर यूज कर रहे हैं, डेफिनेशन का भी, रिप्रेजेंटेशन का भी, डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन का भी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का भी। तो अगर एक अपने को मैथ्स अगर आती है, एक मेथड अपन ने सीख लिया तो 0 से लेके nth ऑर्डर तक एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं अपन फोर्थ पॉइंट की, हाफ लाइफ टाइम। टी हाफ। टी हाफ क्या हो जाएगा? यहां अगर बात करते हैं तो टी हाफ देखो ध्यान से, टी इक्वल्स टू टी हाफ पे, टी इक्वल्स टू टी हाफ
एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा a/2, ये मैं पुट कर देता हूँ, तो t½ इक्वल्स टू a/2k। बोलो क्लियर है? x की जगह पुट करना है a/2, t½ इधर गया, k इधर आएगा, 1/2 a/2k। यहाँ अगर बात करते हैं तो t½ फर्स्ट ऑर्डर का कितना कैलकुलेट करा था, 0.693/k। क्लियर? सेकेंड ऑर्डर की अगर बात करते हैं तो सेकेंड ऑर्डर में अपने पास t½ कितना आया था, t½ इक्वल्स टू 1/k a। क्लियर? थर्ड ऑर्डर की अगर बात करते हैं तो थर्ड ऑर्डर में अपने पास t½ क्या आया, 3/2 a² k। क्लियर है? ये अपने पास आ गया t½ फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर सेकेंड ऑर्डर एंड फॉर थर्ड ऑर्डर। केवल वैल्यूज पुट करनी है, x इक्वल्स टू a/2, हर फॉर्मूले में आंसर अपने पास आ जाएगा। अब बात करते हैं डिपेंडेंस ऑफ हाफ लाइफ टाइम ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं, डिपेंडेंस ऑफ हाफ लाइफ टाइम ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ टाइम की डिपेंडेंस की बात कर रहे हैं ना, तो जो फॉर्मूला अपने पास है उसको ध्यान से देखो। फॉर्मूले से इजीली हम बता सकते हैं कि जो रिएक्शन है जिस भी ऑर्डर का, उस ऑर्डर का जो हाफ लाइफ टाइम है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करेगा। तो मैंने कहा अगर यहाँ बात करते हैं तो यहाँ t½ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये तो कांस्टेंट है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये तो कांस्टेंट हो गए। बचा क्या, t½ और a कैसा आ गया रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस फॉर्मूले में देखो इनिशियल कंसंट्रेशन कहीं है क्या, ये भी कांस्टेंट है और एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो यहाँ भी जो t½ आएगा क्या वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, आंसर नहीं। ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट क्या बोलने जा रहा हूं, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। मैंने कहा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ टाइम is directly proportional to initial concentration of reactant. Half life time is directly proportional to initial concentration of reactant. बोलो सही है। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैंने बोला फॉर फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ टाइम नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है? हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर? सेकेंड ऑर्डर के लिए अगर बात करते तो हाफ लाइफ टाइम क्या हो जाता, इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर थर्ड ऑर्डर के लिए अगर बात करते तो यहां रिलेशन आ गया t½ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a²। क्लियर है? जीरो ऑर्डर के लिए t½ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फर्स्ट ऑर्डर का t½ इनिशियल पर डिपेंड नहीं करता, सेकंड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल और थर्ड का भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेकिन स्क्वायर के। तो अगर मैं कहता कि nth ऑर्डर के लिए मेरे को t½ का रिलेशन चाहिए किसके साथ में, इनिशियल कंसंट्रेशन, तो यहां ध्यान से देखना मैं क्या लिखने जा रहा हूं कि t½ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻1। यहां मैं कह रहा हूं t½ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻0। यहां मैंने कहा t½ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻−1 और यहां मैंने कहा t½ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻²। जीरो ऑर्डर के लिए a⁻1, जीरो ऑर्डर के लिए a⁻1, फर्स्ट ऑर्डर के लिए a⁻0, 0 के लिए 1, 1 के लिए 0, 2 के लिए -1 और 3 के लिए -2। तो बताओ n के लिए रिलेशन क्या आएगा, a⁻1 - n। बोलो क्लियर है? वैल्यू पुट करके देख लो, n क्या है, ऑर्डर, जीरो ऑर्डर पुट करो, 1 - 0 1, फर्स्ट ऑर्डर 1 - 1 0, सेकेंड ऑर्डर 1 - 2
-1, थर्ड ऑर्डर 1 - 3 -2। क्लियर है? तो ये अपने पास किसी भी nth ऑर्डर के लिए क्या आ गया, टी हाफ का रिलेशन किसके साथ में, इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ में। तो ये अपने पास 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और nth ऑर्डर के लिए अपन ने कुछ कंसेप्ट्स बना लिए और फॉर्मूले बना लिए जो अपने को न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे। क्लियर है? इसके आगे देखते हैं फिर।